नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से क्यूबिक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की हमारी ये जो क्लास जो है साइंस की होने वाली है, और साइंस में अभी हम जो है रेलवे की एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू से या रेलवे की एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं। यानी ये हमारी जो क्लासेस जो अभी जो हो रही हैं साइंस में, तो मुख्य रूप से देखा जाए तो हम रेलवे और एएलपी के एग्ज़ाम को फोकस करते हुए जो साइंस के इंपॉर्टेंट एक एक टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। और आज की क्लास में पिछले वाली क्लास की तरह जो आज की क्लास में फिर से हाजिर हैं एक महत्वपूर्ण साइंस के टॉपिक के साथ। और हमको लग रहा है कि ये आज की टॉपिक हम जो करने वाले हैं ना, जितने भी सारे रेलवे के जो एग्ज़ाम के इनिंग्स के इवन हर पेपर में हर सेट में इस टॉपिक से क्वेश्चन आने ही आने हैं। और अब इससे अंदाज़ा भी आप लोगों को लग गया होगा कि आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने आज की क्लास के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक का चुनाव किया है, और ये टॉपिक आपका है ह्यूमन डिजीज़। क्या है? मानव रोग। अब मानव रोग जैसे कि ये जो ह्यूमन डिजीज़ है ना, ह्यूमन डिजीज़ के को जो बात करें तो कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जो कि वनडे एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित हो या वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हो, तो कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जहां से इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है नहीं आते हैं। यानी ये जो टॉपिक है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको इस लेवल से पढ़ा जाएगा कि इस टॉपिक से आपको मैक्सिमम चीज़ें, मतलब ये जो ह्यूमन डिजीज़ वाले जितने भी सारे जो है ना जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सारे सेक्शन को हम लोग जो है कवर करते हुए चलेंगे। तो आज की क्लास के लिए हम लोगों ने ये जो टॉपिक जो चूज कर रखा है, कौन सा है? ह्यूमन डिजीज या मानव रोग। ह्यूमन डिजीज या मानव रोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसमें क्वेश्चन कैसे आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो देखिए मानव रोग की अगर जो बात करें तो मानव रोग वाले में या ह्यूमन डिजीज वाले में तीन चीज़ों पे मुख्य रूप से आपको ध्यान रख करके चलना है। पहला क्या? बीमारियों की कैटेगरी जो कि आपके एग्जाम में कैटेगरी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा क्या होगा? तो रोग का संचरण, मतलब संचरण का नाम कह सकते हैं। रोग के संचरण का नाम यानी कम्युनिकेबल नेम। ये बीमारी अगर जो हो रहा है तो कौन से वायरस से हो रहा है, कौन से बैक्टीरिया से हो रहा है, कौन से प्रोटोजोआ से हो रहा है। और इसके बाद जो है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण है उसको हम कहेंगे प्रभावित अंग, इफेक्टेड ऑर्गेन। क्या हो जाएगा? प्रभावित अंग, इफेक्टेड ऑर्गेन्स, प्रभावित अंग, ठीक है। तो यानी तीन चीजों को आपको समझ करके चलना है। कौन कौन से हैं ये? तो वर्ग है, संचरण का नाम है और प्रभावित अंग। तीन चीजों को हम जो है समझ करके चलेंगे। तो वहीं अगर जो कैटेगरी की बात अगर जो करें तो आपके एग्जाम में जो बीमारियों से रिलेटेड जो कैटेगरी जो पूछे जाते हैं कौन कौन से, तो बीमारियां जो होती हैं, तो वैसे तो देखा जाए तो यह मुख्य रूप से देखा जाए तो ये बीमारियां जो दो तरह की होती हैं। एक होता है जिसको हम संचारी के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं? संचारी। और दूसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं असंचारी। क्या कहते हैं? असंचारी, यानी कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से इनको जानते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। तो वहीं अगर जब असंचारी की बात करेंगे तो जो आनुवंशिक जो बीमारी होती है ना, आनुवंशिक जो बीमारी होती है, जेनेटिक डिजीज जो होती है, उसको नॉन कम्युनिकेबल कहते हैं। जबकि संचारी बीमारी की जो बात करें तो इसमें बहुत सारे बीमारियां आ जाती हैं, जैसे कि वायरस वाले, जैसे कि बैक्टीरिया वाले, जैसे कि वर्म वाले, जैसे कि फंगस वाले, ठीक है, जैसे कि प्रोटोजोआ वाले। ये सब सारे जो बीमारियां जो है किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो सभी के सभी ये जो है कम्युनिकेबल डिजीज के अंतर्गत आते हैं। यानी आपको ये तो समझ आ गया होगा कि इस टॉपिक में हम लोगों को आनुवंशिक बीमारी के बारे में पढ़ना है, वायरस से रिलेटेड बीमारी के बारे में पढ़ना है। क्या क्या जानना है इसमें? तो आनुवंशिक रोगों के बारे में पढ़ना है, वायरस से रिलेटेड बीमारी के बारे में पढ़ना है, बैक्टीरिया से संबंधित बीमारी के बारे में जानना है, वायरस, वर्म यानी कृमि, फंगस और प्रोटोजोआ। इतने तरह की बीमारियों को जो है इसमें हम लोगों को इस सेक्शन में जो कवर करना है, ठीक है। तो देर ना करते हुए क्वेश्चन का तरीका देखते हैं। होता क्या है कि इसमें कुछ बीमारियों का नाम दे देता है और आपको बताना होता है कि यह बीमारी जो किस तरह की है, यानी ये बीमारी जो कैसे हो रहे हैं। जैसे अगर जो बात करें तो जैसे कि आप लोगों ने कुछ बीमारी का नाम सुना होगा, उसी तरह से कुछ बीमारियों पे हम जो है
डिस्कस करेंगे, ठीक है। बीमारियों को जो है हम समझते चलेंगे। तो देखिए होता क्या, यानी इतना तो समझ आ गया कि जो बीमारियां हैं इनकी कैटेगरी की अगर बात किया जाए तो बीमारियां जेनेटिक्स होती हैं, बीमारियां वायरस से रिलेटेड होती हैं, बीमारियां बैक्टीरिया से रिलेटेड होती हैं, बैक्टीरिया वर्म से रिलेटेड होती है, फंगस वाले होते हैं, प्रोटोजोआ वाले होते हैं। इतने तरह की ये जो है बीमारियां एग्जाम में पाए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल देखते हैं। तो जनरली होता क्या है कि जैसे 4 बीमारियों का नाम दे दिया, 4 बीमारी, यानी ऑप्शन जो है ABCD, ABCD 4 ऑप्शन दे दिया, ठीक, 4 ऑप्शन दे दिया, जिसमें जैसे ऑप्शन ए कर दिया डेंगू, ऑप्शन बी कर दिया पोलियो, एक दे दिया हेपेटाइटिस, क्या दे दिया, हेपेटाइटिस, और एक बीमारी दे दिया मलेरिया, क्या दे दिया, मलेरिया। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि इसमें से कौन सी ऐसी बीमारी है, इसमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो वायरस से संबंधित नहीं, मतलब सीधा सा मतलब ये है कि 3 ऐसी बीमारियां हैं जिसका संबंध किससे है, वायरस से, और एक ऐसी बीमारी जिसका वायरस से संबंध नहीं, वही आपको छांटना है, ठीक है। तो इन 4 बीमारियों में देखा जाए तो मलेरिया जो होती है, मलेरिया जो बीमारी जो होती है, इसका संबंध वायरस से नहीं होता है, ठीक है। तो इसको समझ करके रखिएगा। क्वेश्चन का तरीका यही होता है। जनरली इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फॉलोइंग द मैच या फॉलोइंग द मिसमैच, यानी इनको निम्न में से सुमेलित कीजिए या निम्न में से सुमेलित कौन सा नहीं है। बहुत सारे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 बाय 1 करके। इन सबको जो है हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन का तरीका भी समझ में आ गया होगा कि ऐसे एग्जाम में कैसे कैसे जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं एक एक टाइप्स की। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम जो करेंगे, बीमारी की कैटेगरी जानेंगे कि बीमारियां जो है कितने तरह की होती हैं। तो बीमारियों की कैटेगरी की जो बात करें तो ह्यूमन डिजीज, यानी इस टॉपिक में हम जो मानव रोग को पढ़ने वाले हैं, तो ये जो बीमारियां जो है जेनेटिक्स होती हैं, बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं, वायरस से रिलेटेड होते हैं, प्रोटोजोआ से रिलेटेड होते हैं, वर्म से रिलेटेड होते हैं, फंगस वाले होते हैं, और अदर टाइप्स के डिजीज होते हैं। अदर टाइप्स के डिजीज जैसे कि हार्मोनल डिजीज भी हो गए और पॉल्यूशन वाले भी डिजीज हो गए, यानी प्रदूषण और हार्मोन्स से होने वाले बीमारियों के बारे में जो है हम इस टॉपिक में जितना हो सकेगा डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देर ना करते हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आनुवंशिक जो बीमारियां जो होती हैं कैसी होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल टाइप की होती हैं, यानी यह बीमारी जो कैसे होते हैं तो वायरस, बैक्टीरिया और इनके कारण ना होकर के यह जीन और क्रोमोसोम के कारण जो है अगले पीढ़ी को या व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। इस तरह की बीमारी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स डिजीज कहते हैं, आनुवंशिक रोग कहते हैं। तो बारी बारी से इन सारे बीमारियों के बारे में हम लोगों को जो है पढ़ना है। तो बने रहिए इस टॉपिक के साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम शुरुआत करते हैं आनुवंशिक रोग से, जेनेटिक डिजीज। तो आनुवंशिक बीमारियां जो होती हैं, अगर हम बात करें इनका अध्ययन, आनुवंशिक बीमारियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा हेरिडिटी। क्या हो जाएगा, हेरिडिटी, या इसी को हम कहते हैं आनुवंशिकी। क्या कहते हैं, आनुवंशिकी। यानी आनुवंशिक बीमारियों का अध्ययन हम कहाँ करते हैं, आनुवंशिकी में करते हैं, जिसको हेरिडिटरी के नाम से भी जाना जाता है। अब आनुवंशिक बीमारियों की अगर जो बात करें तो मुख्य रूप से इसमें आपको आनुवंशिक से रिलेटेड 6 बीमारियों को याद रखना है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 6 बीमारियां कौन कौन से हैं इस पर भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो 6 बीमारी को आपको याद रखना है, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। तो इन 6 बीमारियां ऐसी हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार आए हुए हैं, और सारे का आंसर क्या हो जाएगा, जेनेटिक्स या आनुवंशिक रोग हो जाएगा, ठीक है, आनुवंशिक रोग हो जाएगा। तो पहली जो बीमारी है जिसको हम वर्ण अंधता के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं इसको, वर्ण अंधता, या इसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। दूसरी जो बीमारी है हीमोफीलिया, क्या है, हीमोफीलिया, ठीक है। क्या है ये, तो हीमोफीलिया। देन इसी तरह की और भी बीमारियां हैं, जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा डाउन्स सिंड्रोम का, डाउन्स सिंड्रोम,
पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्या है, टर्नर सिंड्रोम, और एक और है जिसको हम क्लेनीफेल्टर्स के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्लेनीफेल्टर्स सिंड्रोम, क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम। यानी जब भी अगर जो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें आपको इन 6 को आपको याद रखना है। ये 6 कौन कौन से हैं, तो वर्णांधता है, हीमोफीलिया है, डाउन सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है, टर्नर्स है और क्लेनीफेल्टर्स। ये सभी के सभी किस में आते हैं, आनुवंशिक बीमारी के अंतर्गत आते हैं। किस में आते हैं, आनुवंशिक बीमारी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज करके आपसे कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि इसमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो क्रोमोसोमल है, गुणसूत्र से संबंधित विकार कौन कौन से हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन कौन से हैं। तो अगर जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की हम बात करें, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की अगर जो बात करें तो 4 ये जो बीमारियां हैं, ये जो 4 बीमारियां कैसी है तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अंतर्गत आती हैं। इनको जेनेटिक के कैटेगरी में रखा जाता है और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के रूप में भी इनको हम जानते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इसका क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद हम एक एक बीमारी को जो डिस्कस करते हुए चलेंगे, जैसे कि वर्णांधता है और हीमोफीलिया, इस सारे बीमारियों को बारी बारी से जो हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले वर्णांधता से। वर्णांधता या इसको हम डेल्टोनिज्म के नाम से जानते हैं। यानी ये जो वर्णांधता जो बीमारी है ना, वर्णांधता को कलर ब्लाइंडनेस या डेल्टोनिज्म के नाम से जानते हैं। और इस बीमारी के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो हॉर्नर महोदय ने बताया था। किसने बताया था, हॉर्नर महोदय ने सबसे पहले बताया था। और हॉर्नर महोदय ने बताया था कि ये वर्णांधता या डेल्टोनिज्म होता क्या है, तो मोस्टली इसमें 2 कलर की पहचान नहीं हो पाती है, डेल्टोनिज्म या कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड। और क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो अगर जो उसकी हम बात करें तो इसमें आपसे पहला तो ये आपसे पूछा जा सकता है कैटेगरी। तो आप कैटेगरी में तो ये बता लेंगे कि ये जो बीमारी है कैसी है, आनुवंशिक है। आनुवंशिक बीमारी का श्रेय मतलब क्या हो जाएगा कि यह जो है जनरेशन टू जनरेशन जो है कैरी होने वाली बीमारी, ये जो बीमारी है ना जनरेशन टू जनरेशन कैरी होने वाली बीमारी है। 3 और क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो सबसे पहले इसमें आपसे ये पूछेगा कि इस बीमारी में प्रभावित कौन होता है, इस बीमारी में इफेक्टेड कौन होते हैं। दूसरे चरण में आपसे क्या पूछा जा सकता है कि इस बीमारी का कैरियर यानी वाहक कौन होता है, इस बीमारी में कैरियर या वाहक कौन होता है। इसके बाद आपसे ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि प्रभाव क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है। यानी 3 चीजें आपको समझ करके रखनी है, इफेक्टेड, कैरियर एंड इफेक्ट, इफेक्टेड, कैरियर एंड इफेक्ट, ये 3 चीजें आपको जो है समझ करके रखनी है। तो अगर जो वही प्रभावित की बात करेंगे तो इस बीमारी में मेल और फीमेल वर्णांधता जो बीमारी जो होती है, तो इस बीमारी में केवल पुरुष प्रभावित होते हैं। इस बीमारी में केवल जो है, इस बीमारी में केवल जो है ये बीमारी पुरुषों में होता है, केवल बीमारी पुरुषों में होता है। जबकि वहीं अगर जो वाहक की बात करेंगे तो कैरियर इसमें कौन होती है, फीमेल होती हैं, वाहक इसमें कौन होता है, फीमेल होते हैं। और प्रभाव क्या होता है, तो प्रभावित मेल में लाल एवं हरे रंगों में अंतर नहीं हो पाता है। याद रखेंगे कि इस बीमारी में लाल एवं हरे रंगों में अंतर नहीं हो पाता। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे यही पूछ सकता है, क्वेश्चन आपसे यही पूछे जा सकते हैं कि वर्णांधता में प्रभाव क्या होता है, वर्णांधता में प्रभावित व्यक्ति में क्या प्रभाव होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि प्रभावित पुरुष में लाल और हरे रंगों में अंतर नहीं हो पाता है। बताएंगे क्या कि प्रभावित पुरुष में लाल और हरे रंगों में अंतर नहीं हो पाता है। जबकि वहीं अगर जो प्रभावित बात करें तो इस बीमारी में केवल यह बीमारी पुरुषों में होता है। वाहक इसमें कौन है, तो वाहक इसमें
फीमेल होते हैं। वाहक इसमें कौन होते हैं? फीमेल होते हैं, ठीक है। यानी फीमेल इसमें प्रभावित नहीं होते। फीमेल क्या करते हैं? जीन को अगले जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जीन को अगले जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। यह जो है इसको अगले जनरेशन में कैरी करते हैं, लेकिन फीमेल इसमें प्रभावित नहीं होते हैं, ठीक है। तो 3-4 टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। वर्णांता में का खोज किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा हॉर्नर ने। जबकि प्रभावित इसमें कौन होता है? तो मेल होता है। और इसमें कैरियर कौन है? तो फीमेल है। प्रभाव क्या है? तो प्रभावित मेल में लाल और हरे रंगों में अंतर नहीं हो पाता, ठीक है। इसके बाद जो है अगली जो बीमारी जो होगी हीमोफीलिया, क्या होगा? हीमोफीलिया, या इसको हम अधिरक्त स्राव के नाम से भी जानते हैं। तो वहीं अगर जो हम बात करें तो कैटेगरी क्या है? तो ये भी बीमारी की कैटेगरी क्या है? ये बीमारी कैसी है? तो आनुवंशिक है। कैसी है ये? आनुवंशिक है, जेनेटिक्स है। और ये जनरेशन टू जनरेशन कैरी होने वाली बीमारी, जनरेशन टू जनरेशन जो है कैरी होने वाली बीमारी है। प्रभाव की बात करें तो इस बीमारी में भी केवल पुरुष प्रभावित होते हैं, केवल ये बीमारी पुरुषों में होता है। और लक्षण की अगर जो बात किया जाए तो इसमें वाहक जो है, वाहक फीमेल होते हैं, वाहक इसमें भी फीमेल होते हैं। और लक्षण यानी प्रभाव की अगर जो बात किया जाए तो इसमें होता क्या है कि प्रभावित मेल में चोट के बाद रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। याद रखेंगे कि प्रभावित मेल में चोट के बाद रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। याद रखिएगा कि इस बीमारी में चोट के बाद रक्त का थक्का नहीं बनता। क्यों नहीं थक्का बनता है? तो इसको भी जान लीजिए कि ये जो हीमोफीलिया जो बीमारी है ना, इसमें मानव में एक ब्लड प्रोटीन है जिसका नाम है प्रोथाम्बिन। क्या नाम है? प्रोथाम्बिन। तो प्रोथाम्बिन जो होता है यह ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोथाम्बिन जो होता है ना, ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस बीमारी में जो प्रभावित जो व्यक्ति जो होता है, ये जो पुरुष है ना, इसमें प्रोथाम्बिन प्रोटीन एब्सेंट हो जाते हैं। और प्रोथाम्बिन प्रोटीन एब्सेंट होने की वजह से जो व्यक्ति जो होता है उसमें चोट के बाद रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछे जा सकते हैं कि हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है? आंसर आपका जेनेटिक्स होगा। प्रभावित इसमें कौन होता है? तो पुरुष में बीमारी होती है। लक्षण क्या होता है? तो प्रभावित मेल में चोट के बाद रक्त का थक्का नहीं बनता है। जबकि वहीं कैरियर की अगर जो बात करें तो इस बीमारी में वाहक कौन होता है? तो फीमेल होता है। वाहक कौन होता है? फीमेल होता है। इसको याद रखिएगा। यही 3-4 तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इस सब का आंसर जो है यही होगा, ठीक है। अगला जो है प्रभावित मेल में जन्म से प्रोथाम्बिन प्रोटीन अनुपस्थित होते हैं, जिसके कारण चोट के बाद रक्त का थक्का नहीं बन पाता। इसको आप लोग ऑलरेडी जो है जान चुके हैं। इसके बाद हम जानेंगे क्या? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, या अभी हम लोगों ने जो डिस्कस जो किया था क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को लेकर के कि ये जो क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर है ना कितने तरह के हैं। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करें तो इसमें हम लोगों को 4 तरह के प्रमुख बीमारी के बारे में पढ़ना है। जैसे एक मैंने आप लोगों को बताया था डाउन्स के बारे में, डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ना है। दूसरा जो मैंने आप लोगों को बताया था पटाउ सिंड्रोम के बारे में, पटाउ सिंड्रोम को पढ़ना है। तीसरा जो मैंने बताया था आप लोगों को टर्नर सिंड्रोम को जानना है। और इसके बाद जो है क्लेनीफेल्टर्स। तो यानी यह जो है ना, ये सभी जो है क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम, ये जो सभी जो हैं इनकी विशेषता क्या है कि सारे के सारे कैसे हैं? ये तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। सभी कैसे हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है भाई, ठीक है। या इस बीमारी को सेक्स लिंक डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं, यानी इसको लिंग संलग्न विकार के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं कि जो लिंग संलग्न डिसऑर्डर इनमें से कौन सा है? तो इन्हीं 4 में से कोई ना कोई एक आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। या ये भी हो सकता है कि 3 इसमें से दे दे और एक कोई और दे के आपसे पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा सेक्स लिंक डिसऑर्डर नहीं है। तो जानते रहेंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चंस का आराम से आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो बीमारी है यह क्रोमोसोम में अनबैलेंस होने के कारण हो रहा है। इसी वजह से तो इसको हम क्या कह रहे हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के नाम से जान रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये गुणसूत्र से संबंधित विकार है, ठीक है। यानी ये गुणसूत्रों में अनबैलेंस होने के कारण ये बीमारियां हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे गुणसूत्रों के बारे में। तो वहीं अगर जो गुणसूत्र की बात करें हम,
गुणसूत्र या क्रोमोसोम की बात करें, गुणसूत्र या क्रोमोसोम की बात करें तो इसका खोज किसने किया था? तो गुणसूत्र का खोज जो है, गुणसूत्र का खोज जो है किसने किया था? वाल्डेयर ने किया था। गुणसूत्र का खोज किसने किया था? वाल्डेयर ने किया था। और वह यहाँ पर जब हम बात करें इनकी संख्या, गुणसूत्र की संख्या की बात करें तो इनकी संख्या जो है, इनकी संख्या जो है 23 जोड़ी या 46 होती हैं। कितना होता है ये? 23 जोड़ी या 46 की संख्या होते हैं। और वहीं अगर जो हम टाइप्स की बात करें, अगर जो हम प्रकार की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? यह दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है जिसको हम कहते हैं समजात, क्या कहते हैं? समजात। और दूसरा जो होता है जिसको कहते हैं असमजात। ठीक है, यानी एक जो हो गया समजात गुणसूत्र हो गया, दूसरा क्या हो गया? असमजात गुणसूत्र हो गया। ठीक है, यानी एक को हम ऑटोसोमल कहते हैं, ऑटोसोमल कहते हैं, जबकि दूसरा जो है जिसको हम हेट्रोसोमल के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक को हम ऑटोसोमल कहते हैं, दूसरा को क्या कहते हैं? हेट्रोसोमल के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, तो समजात गुणसूत्र जो होते हैं, समजात गुणसूत्र जो होते हैं, इनकी संख्या की बात करें तो यह जो है 44 की संख्या में होते हैं। जबकि वहीं अगर जो असमजात की बात किया जाए तो असमजात गुणसूत्र जो होते हैं 2 होते हैं। इस तरह से कुल देखा जाए तो गुणसूत्र की संख्या कितने हो गए? 46 हो गए। ठीक है, तो 46 की जब हम बात करें तो 1 से 22 पेयर जो होते हैं इनका XX का सीरीज चलता है। 1 से 22 पेयर तक क्या होता है कि XX का सीरीज चलता है। जबकि 23वां पेयर की अगर जो बात करें, 23वां पेयर की अगर जो बात किया जाए तो 23वां पेयर जो है या तो ये XY रहेगा या तो XX रहेगा। ठीक है, यानी जिसका 23वां पेयर XY हुआ तो वह व्यक्ति क्या हो गया? मेल। जिसका 23वां XY अगर जो हुआ तो व्यक्ति क्या हो गया? पुरुष हो गया। और वहीं अगर जो XX होता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो फीमेल है। क्या है? वो फीमेल है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं कि गुणसूत्र का खोज किसने किया था? वाल्डेयर महोदय ने किया था। गुणसूत्र की मानव में सामान्यतः गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 46 या 23 जोड़ी। समजात गुणसूत्र कितने होते हैं? तो 44 होते हैं। असमजात गुणसूत्र कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। समजात गुणसूत्र कितने संख्या तक होते हैं? तो 1 से 22 जो होते हैं ये समजात होते हैं। वहीं असमजात की बात करें तो सिर्फ 23वां पेयर जो है असमजात होता है, और जिसमें से मेल में 23वां XY होते हैं, वहीं फीमेल का XX होते हैं। और ये जो 23वां जो होते हैं तो 23वां एक और चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको हम कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी लिंग निर्धारण। कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन, ह्यूमन में जो सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है ना किसके कारण होते हैं? ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है किस पेयर के कारण होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 23rd पेयर के कारण क्या होता है? ये सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण होता है। और किसके पेयर से होता है? तब उस कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा, किसके क्रोमोसोम से होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पुरुष के क्रोमोसोम से। यानी सेक्स डिटर्मिनेशन में 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस पेयर से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, तो आपका आंसर 23वां हो जाएगा। किसके गुणसूत्र से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पुरुष के क्रोमोसोम से जो सेक्स डिटर्मिनेशन होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आगे की जो क्वेश्चन जो डिसऑर्डर जो मैंने बताया था, तो इन्हीं में इनकी संख्या प्रॉपर 46 न होकर के या तो ये 45 हो जाएंगे या तो ये 47 हो जाएंगी। यानी या तो घट सकता है या तो बढ़ सकता है। घटने और बढ़ने के कारण क्या होते हैं? तो इसमें जो है बीमारियां होती हैं, और उन्हीं बीमारियों को जानना है। और उन बीमारियों की संख्या कितनी है? तो 4 की संख्या में है। और चारों बीमारी को हम लोग जो है जान चुके हैं। कौन कौन से हैं ये? तो डाउन सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है, क्लेनीफेल्टर्स है, और जो है इसमें टर्नर सिंड्रोम है। इतने सारे सिंड्रोम है जो कि हम लोगों को बारी बारी से इसमें पढ़ते हुए चलना। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन क्या क्या यहाँ से पूछे जा सकते हैं सब पे मैंने डिस्कस करा दिया। और स्पेशली ये जो क्लास है आपका रेलवे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी इसमें प्रॉपरली उस सारे टॉपिक पे फोकस किया गया जो कि रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हर साल हर इनिंग में प्रीवियस ईयर पेपर जितना भी देखेंगे तो सारे एग्जाम में, रेलवे के, ALP के, ग्रुप डी के जितने सारे एग्जाम हुए, सारे एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको
मिलेंगे। सबसे जो है यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर करना है। चलिए शुरुआत करते हैं डाउन सिंड्रोम से। डाउन सिंड्रोम से शुरुआत करते हैं। तो वहीं को जो डाउन सिंड्रोम की बात करें तो क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में जो कि इन बीमारियों से संबंधित हो सकता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस बीमारी में प्रभावित कौन हुआ। ठीक है, डाउन्स बीमारी में प्रभावित कौन हुआ, ये आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि डाउन्स में प्रभावित गुणसूत्र कौन सा है, इफेक्टेड क्रोमोसोम कौन से हैं। ठीक है, इफेक्टेड क्रोमोसोम कौन से हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कुल क्रोमोसोम कितने हैं, कुल गुणसूत्र कितने हैं, कुल क्रोमोसोम जो है कितने, कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। और अगला आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डाउन्स में प्रभाव क्या होता है। यानी इसमें 4 तरह के क्वेश्चन पे मेनली आपको फोकस करने हैं। क्या प्रभावित कौन होता है, यानी ये बीमारी पुरुष में होता है, महिला में होती है या दोनों में होते हैं। इसके बाद अगर जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो कौन सा गुणसूत्र प्रभावित होगा और प्रभाव क्या होगा, कुल गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी। इतने 4-5 तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस डिसऑर्डर के बारे में डाउन्स ने ही बताया था, तो डाउन्स के बताने की वजह से इसका नाम भी क्या दे दिया गया, डाउन्स ही दे दिया गया। डाउन्स सिंड्रोम के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, बात करें तो इस बीमारी में जो प्रभावित जो है पुरुष और महिला इसमें दोनों होते हैं, मेल और फीमेल बोथ आर इफेक्टेड, मेल एंड फीमेल बोथ आर इफेक्टेड। इस बीमारी में पुरुष और महिला दोनों ही प्रभावित होते हैं। वहीं अगर जो प्रभावित गुणसूत्र की हम बात करें, तो इसमें जो है 21वां पेयर, कौन सा पेयर प्रभावित होता है, 21वां जोड़ी इसमें प्रभावित होते हैं। और कुल गुणसूत्र की अगर जो बात करें तो इसमें गुणसूत्र की संख्या जो है 47 हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं इसको समझिए। तो होता क्या है कि जनरली कुल गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं। और यहाँ पे एक जो है 21वां जो होता है यह XX की सीरीज में होता है, मेल और फीमेल का यह XX की सीरीज में होता है। लेकिन यह डाइसोमी के बदले यह जो है ट्राइसोमी हो जाते हैं, डाइसोमी के बदले यह जो ट्राइसोमी हो जाते हैं। यानी यहाँ पर 46, अगर जो ये 22 होते तो 46 होते, 21वां पे ये ट्राइसोमी यानी 3 होने की वजह से एक X प्लस करेंगे तो इसमें कुल क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी हो गई, तो 47 हो गई। इसको याद रखिएगा कि डाउन्स में प्रभावित मेल और फीमेल दोनों होते हैं। प्रभावित गुणसूत्र कौन सा होगा, 21वां। और कुल गुणसूत्रों की संख्या इसमें कितनी हो जाती है, तो 47 हो जाते हैं। और प्रभाव की अगर जो बात करें तो इसमें जो है कई सारे प्रभाव होते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ऐसे मेल फीमेल जो होते हैं मंगोलियन की तरह होते हैं, इस वजह से इनको मंगोलाइड भी कहते हैं। यानी ऐसा जो पुरुष जो होता है उसकी हाइट सामान्य से कम होती है, चेहरा उसका चपटा होता है, ठीक है, सर उसके गोल होते हैं और वो मंद बुद्धि यानी अनसाउंड माइंड होता है, मंद बुद्धि या अनसाउंड माइंड होते हैं। उसको याद रखिएगा। यही सब सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जो कि मैंने आपको बताया। यानी डाउन्स में प्रभावित कौन हुआ, तो पुरुष और महिला दोनों इसमें प्रभावित होते हैं। प्रभावित गुणसूत्र कौन सा है, तो 21वां पेयर है। और 21वां पेयर पे डाइसोमी के बदले ट्राइसोमी हो जाते हैं। इस वजह से इसमें कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जा रही है, 47 हो जा रहे हैं। प्रभाव क्या है, तो मंगोलियन की तरह, व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा हो जा रहा है, मंगोलियन की तरह हो जा रहा है। और मंगोलियन के साथ साथ वह जो है मंद बुद्धि टाइप का भी हो जा रहा है। कैसा हो जा रहा है, मंद बुद्धि, यानी वह जो अनसाउंड माइंड के भी हो जाते हैं। तो 3-4 ये प्रमुख पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से आप जो है इनको समझ करके रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा क्लैनीफेल्टर्स। क्या है, क्लैनीफेल्टर्स। क्लैनीफेल्टर से भी रिलेटेड वही सब सारे क्वेश्चन आपको समझ करके रखना है कि क्या क्या पॉइंट्स है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वहीं अगर जो पॉइंट्स की बात करें तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, इफेक्टेड क्लैनीफेल्टर्स में प्रभावित कौन हुआ, और इसमें जो है प्रभावित गुणसूत्र कौन सा हुआ, प्रभावित गुणसूत्र कौन सा हुआ, ठीक है। और इसमें जो है कुल गुणसूत्र कितने हुए और इसमें प्रभाव क्या हुआ। इतने सारे पॉइंट्स इसमें भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके जो है सबको हम लोग समझते चलते हैं। तो क्लैनीफेल्टर्स में प्रभाव की बात करें तो यह बीमारी सिर्फ पुरुषों में होता है। यह बीमारी जो है सिर्फ
पुरुष में होते हैं, यानी इस बीमारी में सिर्फ जो है पुरुष ही प्रभावित होते हैं। और प्रभावित गुणसूत्र की बात करें तो 23वां जोड़ी कौन सा पेयर इफेक्टेड हो रहा है, 23rd पेयर इफेक्टेड हो रहा है। वहीं 23rd पेयर इफेक्टेड अगर जो हो रहे हैं और मानव का हो रहा है तो मानव का 23वां क्या होगा, XY होगा। मानव का 23वां क्या होगा, XY होगा। इसको समझ करके रखिएगा कि मानव का जो 23वां जो होता है ना वो XY होता है। इसके बारे में भी वही सारी चीज़ें जानना है जो कि मैंने आपको बताया, जैसे कि यह जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, क्या है, गुणसूत्र से संबंधित विकार है, ठीक है, या इसी को सेक्स लिंक डिसऑर्डर के नाम से जाने जाते हैं। क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इस पर भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। जैसे कि इसमें भी आपसे क्या पूछा जा सकता है, इफेक्टेड पूछा जा सकता है, यानी इस बीमारी का प्रभाव किस पे होता है, मेल पे होता है या फीमेल पे होता है, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें आपसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इफेक्टेड क्रोमोसोम कौन सा है, प्रभावित गुणसूत्र कौन सा है, इफेक्टेड क्रोमोसोम कौन सा है, ठीक है। देन प्रभाव आपसे पूछा जा सकता है और कुल गुणसूत्र क्या होते हैं ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। कुल गुणसूत्र क्या होता है ये आपसे पूछा जाता है। मतलब इतने तरह से क्वेश्चन जो आपको इसमें भी पूछे जा सकते हैं। तो प्रभाव की बात करें तो क्लेनिफेल्टर्स में स्पेशली यह जो है पुरुष प्रभावित होते हैं और प्रभावित गुणसूत्र जो है मेल का 23वां जोड़ी होता है। मेल का कौन सा पेयर प्रभावित होता है, मेल का 23वां जोड़ी प्रभावित होता है। और यहीं कुल गुणसूत्र की अगर जो बात करेंगे तो 23वां मेल का जो 23वां जो है जो XY होता है, तो इसी पे एक एक्स्ट्रा या तो X या तो Y ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें भी क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। और प्रभाव क्या होता है, तो ऐसे जो व्यक्ति जो होते हैं ना वो ट्रांसजेंडर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये ट्रांसजेंडर हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ करके रखना है कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा सकते हैं कि क्लेनिफेल्टर्स किस तरह की बीमारी है, तो ये आनुवंशिक हो सकती है। कैसी बीमारी है, आनुवंशिक है। और आनुवंशिक के साथ साथ ये और किस तरह की है, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, जो कि मैंने बताया गुणसूत्र से संबंधित ये विकार हैं, ठीक है। प्रभाव क्या होता है, तो यह बीमारी पुरुषों में होता है और इसमें इफेक्टेड जो है जो क्रोमोसोम की बात करें तो 23वां होता है। इसमें भी जो कुल गुणसूत्र जो होते हैं इसमें 47 यानी ये 47 होते हैं, 47 होते हैं, ठीक है। और प्रभाव क्या होता है, तो ट्रांसजेंडर होते हैं, जो कि समझ में आ गया। इसके बाद अगला हम जो बात करेंगे टर्नर्स पे बात करेंगे। टर्नर्स की ओर जो बात किया जाए तो टर्नर्स भी किस तरह की बीमारी है, तो यह भी जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। कैसी बीमारी है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। और गुणसूत्र विकार होने के साथ साथ जो है इसको आनुवंशिक के नाम से भी आपको जान करके रखना है। यानी कैसी बीमारी है, ये जेनेटिक है, आनुवंशिक है, ठीक है। और ये जो बीमारी जो है इस बीमारी से रिलेटेड और क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसमें इफेक्टेड कौन होता है, इसमें प्रभावित कौन होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है तो इसमें जो है प्रभावित गुणसूत्र क्या होगा, ठीक है। और इसमें भी कुल गुणसूत्र की संख्या क्या होगी, कुल गुणसूत्र की संख्या क्या होगी और प्रभाव क्या होगी। इतने सारे पॉइंट जो है इसमें भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यही सब चीज़ें आपको याद रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो टर्नर्स में प्रभावित जो है वो फीमेल होते हैं। कौन प्रभावित होते हैं, इसमें फीमेल होते हैं, महिलाएं इसमें प्रभावित होती हैं। जबकि प्रभावित गुणसूत्र की बात करेंगे तो इसमें भी 23वां जोड़ी कौन सा पेयर इफेक्टेड होता है, 23rd पेयर इफेक्टेड होते हैं। और कुल क्रोमोसोम की बात करें तो इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या जब 45 हो जाते हैं, होता क्या है कि 23वां जो है XY होता है, तो इसमें कोई भी एब्सेंट हो जाते हैं, तो एब्सेंट होने की कंडीशन में 46 - X हो जाएगा। तो इसमें कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। और प्रभाव क्या होता है, तो ऐसे जो फीमेल जो होते हैं उनमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। किसकी समस्या हो जाती है, बाजपन यानी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। ऐसे सेम जो पिछला जो मैंने बताया आपको डाउन्स के बारे में बताया, क्लेनिफेल्टर्स के बारे में बताया और टर्नर्स के बारे में बताया, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इन्हीं सब जैसे जो पॉइंट्स जो बताया ना, यही सब सारे क्या है, सारे क्वेश्चंस के आंसर होंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हम आगे देखेंगे पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम के बारे में समझेंगे कि पटाउ सिंड्रोम की अगर जो बात किया जाए तो ये भी क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, गुणसूत्र से संबंधित विकार है, ठीक है।
और इसमें भी प्रभावित कौन होता है, इसमें भी जो है प्रभावित कौन होता है ये आपसे पूछा जाएगा। प्रभावित गुणसूत्र कौन सा ये आपसे पूछा जाएगा। इफेक्टेड क्रोमोसोम कौन से हैं ये आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, इफेक्टेड क्रोमोसोम पूछा जाएगा। टोटल क्रोमोसोम आपसे पूछे जाएंगे। कुल गुणसूत्र कितने ये आपसे पूछा जा सकता है, कुल गुणसूत्र की संख्या क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके बाद इसमें प्रभाव क्या होगा ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। इतने सारे पॉइंट्स आपको इसमें भी याद रखने हैं। तो प्रभावित की जो बात करें तो इसमें मेल और फीमेल बोथ आर इफेक्टेड, मेल एंड फीमेल बोथ आर इफेक्टेड, इसमें पुरुष और महिला दोनों ही प्रभावित होते हैं। वहीं अगर जो क्रोमोसोम की बात करें तो इसमें 13वां जोड़ी प्रभावित होता है। कौन सा पेयर इफेक्टेड होता है, 23rd पेयर इफेक्टेड होते हैं, ठीक है। और कुल क्रोमोसोम की अगर जो बात करें तो इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाते हैं। कैसे होते हैं, क्योंकि 46 13वां पे क्या होता है, 13वां XX पे एक एक्स्ट्रा इंक्रीज करता है, तो इसमें भी क्रोमोसोम इंक्रीज कर जाते हैं, जिसकी वजह से 46 और प्लस 1 47 हो जाते हैं। प्रभाव की बात करेंगे तो ऐसे जो बच्चे होते हैं जन्म से ऊपरी ओठ कटा एवं निचली एवं तालू में जो पैलेट्स होते हैं ना उसमें होल होता है, तालू में जो है छेद होते हैं, इसको याद रखिएगा। तालू में जो है छेद होते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा सकते हैं, इनको जो है बारी बारी से आप जो है समझते हुए चलिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो क्लास जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। ये पूरा जो है एक तरह से हम लोगों ने आज इस क्लास में जेनेटिक बीमारी को कवर कर लिया है। इसी तरह से इस प्लेटफॉर्म पे बने रहिएगा। ये स्पेशली ये जो क्लासेज है ना, ये जो क्लासेज स्पेशली हम जो है रेलवे के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, रेलवे के लिए बता रहे हैं। यानी स्पेशली जो वैकेंसी जो आई हुई है लोको पायलट, उसमें इस तरह से ही क्वेश्चन ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसमें देखा जाए तो बच्चे क्या हैं, तो बचने वाली अगर जो बात किया जाए तो इसमें जो है हम लोग बैक्टीरिया से संबंधित बीमारी करेंगे, वायरस से संबंधित बीमारी करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें वार्म से रिलेटेड बीमारियों को पढ़ेंगे, बारी बारी से सारी बीमारियों को जो है हम पढ़ेंगे, ठीक है। सभी बीमारियों को पढ़ते हुए चलेंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही रहने से फिर से हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, जिसमें बाकी के क्लास को हम जो है कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।